छोटे से जो है एरिया से, उमरकोट से मेरा ताल्लुक़ है। तो आपको ये किसी ने गाइड किया था? हाँ, मेरी पूरी फैमिली में कोई भी दूर-दूर तक इस फ़ील्ड में नहीं है ना। पायलट बनूँगा, मैं ये बनूँगा, मैं वो बनूँगा। आपका शुरू से क्या सोच दिया? मुझे तो इस फ़ील्ड के बारे में पता भी नहीं था। पता है ज़िंदगी थोड़ी-सी वो है। आपने जो ज़िंदगी की पहली जॉब है वो ब्यूटी पार्लर। सारा दिन वहाँ गुज़र जाता था, फिर रात को 10 बजे ऑफ होता था, फिर गाड़ी में बैठना। मैसेज कन्वे कर सकें, किसी को बता सकें कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। 16 साल की स्ट्रगल के बाद मैं तो इस नतीजे पे पहुँची हूँ, क्योंकि जो डार्कनेस है, मैं तो कभी अगर शादी करूँगी या मेरी बेटी पैदा होगी तो मैं तो शायद इस फ़ील्ड की तरफ उसको जाने भी ना दूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब्बू ने शायद मुझे गुस्से में बोला। हाँ, गुस्से में बोला या ये डिसीजन कि भाई हाँ ठीक है, निकल जाओ इस घर से निकल जाओ, वापस कभी नहीं आना। प्यो प्यो को आई तो बड़ा ही दुख पाया। शादी करने का टाइम ही नहीं मिला या कभी सोचा नहीं आपने? भी अम्मी ने कहा था कि अभी मैं तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ, क्योंकि अम्मी बीमार रहती है ना, तो तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ कि अभी। माय क्वेरीज फॉलोअर, मेरा नाम उमैर अली है। वेलकम टू आवर शो दिल की बातें। जैसा कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुसलसल जदोजहद करने वाला बनाया, ये जदोजहद हमारी पैदा होने से लेके मरने तक जारी रहती है। इसमें सिर्फ किरदार बदलते हैं, शख्सियत सेम रहती है। आज इसी टॉपिक पे हमने गुफ्तगू करने के लिए अपने स्टूडियो में एक बहुत अच्छी मेहमान को दावत दी है, जिनका ताल्लुक़ शोबिस से है, सिंध से इनका बिलोंग करती हैं। आइए इनसे मज़ीद बात करते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या बहार और क्या ख़ज़ा देखी, क्या खोया और क्या पाया, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आज तक का सफ़र कैसा रहा। तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ है मिस रूबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगी हमारे नाजरीन को, क्या आपने अपना ज़िंदगी का सफ़र कैसे स्टार्ट किया और कहाँ से स्टार्ट किया? हाँ, मेरी पैदाइश तो वैसे सिंध की है, जैसे आपने इंट्रो में ही बता दिया। जी उमरकोट के एक छोटे से गांव में मेरी पैदाइश हुई। जी। उसके बाद कराची आ गए। ओके। हाँ, मेरी पूरी फैमिली में कोई भी दूर दूर तक इस फील्ड में नहीं है ना। सही। इवन के शायद तक भी कोई नहीं है, सही। किसी ने इस फील्ड का सोचा भी नहीं था। लेकिन लाइफ है, कहता है जो जिंदगी में लिखा होता है वो उस तरफ इंसान खुद ब खुद चल पड़ता है। तो आपको ये किसी ने गाइड किया था या आपने खुद ही सोचा था कि मैंने इस फील्ड में जाना है? जैसे बच्चे छोटे होते हैं और सोचते हैं मैं पायलट बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। आपका शुरू से क्या सोच थी? उमर भाई, मुझे तो इस फील्ड के बारे में पता भी नहीं था। मुझे ओके। ऐसा लगता था, जब मैं छोटी थी तो मैं टीवी देखती थी, मुझे लगता था कि इधर जो अंदर जो लोग हैं वो बिठाए गए हैं। मुझे सही। ये नहीं पता होता था कि सही। ये टीवी पे चलती है, रिकॉर्डिंग्स होती है। मुझे जी। इस बारे में बिल्कुल बता रही हूँ ना, गाँव से, जी। छोटे से जो है एरिया से, उमरकोट से मेरा ताल्लुक है। तो मैं जब आई कराची तो फिर हालात कुछ ऐसे हो गए कि कमाई का जरिया कुछ था नहीं। पहले मैं जॉब करती थी एक सैलून में। सही। वहाँ मैंने काम स्टार्ट किया। फिर मुझे लगता कि वहाँ भी सिर्फ मेहनत ही करनी पड़ रही है। सही। दिन रात आप सुबह जा रहे हैं, 10 बजे बस पे निकलती थी। सही। बस पे बैठती थी। फिर मैं कायदाबाद से, कायदाबाद एरिया है हमारा कराची में, वहाँ से मैं टिफ्टन जाती थी बस पे। और वो यहाँ से कायदाबाद से तकरीबन बस में अगर जाएं तो 1 घंटे का सफर है। तो मैं बैठती थी वहाँ से, वहाँ जाके उतरती थी। फिर उधर जाके हमारी बाजी होती थी। वो शुरू में तो कोई काम डेफिनेटली मैनीक्योर पेडिक्योर, बस इसकी ब्लीच उतारनी है, ये करना है, वो करना है, सारा दिन वहाँ गुजर जाता था। फिर रात को 10 बजे ऑफ होता था, फिर गाड़ी में बैठना, फिर वहाँ से घर आना। इसका मतलब आपने जो जिंदगी की पहली जॉब है वो ब्यूटी पार्लर जी, ब्यूटी सैलून में की। ब्यूटी सैलून में बिल्कुल वहाँ। सही सही। तो फिर मुझे समझ आया कि यहाँ पे भी लगता है ज़िंदगी थोड़ी सी वो है। फिर मेरी कज़न्स थी कुछ, मतलब जानने वाली, उन्होंने कहा कि वहाँ काम करते हैं, ये जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, वहाँ गई। वहाँ पे ये जो पैकिंग का काम होता है वो, उसमें ये था कि मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा। तो उसमें किसी का भी हाथ कट जाता था तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती थी। फिर मैंने वहाँ महीना काम किया। फिर मुझे समझ नहीं आया, मैं फिर सैलून पे चली गई। तो ये आपने जो काम स्टार्ट किया तब आपकी एज क्या थी? मेरी एज उस टाइम 14 साल। माशाल्लाह। 14 साल की मेरी उम्र थी। तो फिर मैं वापस सैलून पे चली गई। फिर वहाँ फिर से काम वही सीखना। तो फिर ऐसा होता था कि वहाँ
सैलून पे कुछ जो आर्टिस्ट थे पीटीवी पे काम करते थे वो उनका आना जाना होता था। तो फिर बताया जाता था, वो जो हमारी बाजी थी वो बताती थी कि ये ना वहाँ उसके फ्लावर ड्रामे आते हैं, तो मैं कहती थी क्या होता है ड्रामे, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई शौक नहीं था, बस इतना पता होता था कि टीवी है, इसमें लोग आते हैं, मुझे इतना, फिर बाद में थोड़ा सा पता चलना शुरू हो गया। तो फिर एक बार हमारी जो ऑनर थी उनको पीटीवी का एक मिला कि भाई आपने आके एक्स्ट्रास का जो है ना मेकअप करना है। एक्स्ट्रास कोई कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो फिर वो अलग से बाहर से हायर करते थे, अभी तो खैर नहीं करते, पीटीवी ने अपना रूल चेंज कर दिया है, अभी वहीं के मेकअप आर्टिस्ट होते, तब बाहर से हायर करते थे। तो फिर उन्होंने कहा मैडम ने कि भाई चलना है, तो मैं थी, मेरे साथ एक दूसरी मेकअप आर्टिस्ट थी, तो हम लोग गए, तो वहाँ मैंने देखा मेला मचा हुआ था, एक अलग सी दुनिया, रौनक लाइट्स, बड़े बड़े कमरे, अलग अलग उसमें स्टूडियोज बने हुए हैं, इतना बड़ा मेकअप रूम और इतने सारे उसमें लोग, लड़कियां, तो मैं हैरान। तो फिर वो सिंधी में बात कर रहे थे, मैं जबकि सिंध से हूँ, तो मैंने उनकी लैंग्वेज समझ रही थी, जो हमारी मैडम थी वो नहीं समझ पा रही थी। तो नईम बलोच साहब हैं, एक डायरेक्टर, वहाँ प्रोड्यूसर हैं पीटीवी के, तो उन्होंने सिंधी में बात की, तो मैंने कहा अच्छा सर तमाम सिंधी आयो, तो उसने बोला कि हाँ तुम भी सिंधी हो, अच्छा इसको भी पफिंग करके ना बिठा दो। ऐसे एक्स्ट्रास कैरेक्टर्स में उनको बहुत सारी लड़कियां चाहिए होती हैं, अच्छा, इसको भी पफिंग करके बिठा दो। तो मैंने कहा ये क्या कह के गए, तो उन्होंने बोला, मेरे पार्टनर ने बोला आप भी आ जाए, आपको भी उन्होंने कहा बिठा दी। तो उसमें क्या था, ताली बजाने का, वो हमारा एक सहरा होता है लॉन्ग। इसका मतलब आपको वो वाला मौका मिला जैसे गोविंदे को एक उसने मूवी बनाई थी, उसके अंदर वो लाइटमैन था। हाँ, तो आपका भी लगता मूवी में इस शोबिज़ में आने का इसी तरह चांस, इसी तरह, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये होता क्या है, मुझे वो तो लाइटमैन था, उनको पता था, लेकिन फिर जब उन्होंने मुझे पफिंग करके बिठाया तो मैं कर लिया शूट। तो पर मैं रात को जब घर पे गई, तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं ये सोचती रही कि मैं तो टीवी पे आ गई हूँ, मैं तो सारी जो बॉलीवुड की इधर की उधर की जो आर्टिस्ट के गाने चलते थे उन सबको मैंने अपने अंदर में ऐसी कोई बड़ी, वो नहीं पता था कि एक्स्ट्रा ये था कि क्लैपिंग का था, इतने सारे उसमें मैं नजर भी नहीं आऊंगी। आप फ्यूचर में सोच रही थी मैं करीना कैफ बन रही हूँ, मैं ऐश्वर्या राय बनने जा रही, मैं माधुरी को इमेजिन कर रही थी, माधुरी दीक्षित को, काजोल को, क्योंकि उस दौर में वो वही हीरोइन थी। तो फिर ये सब मैं पूरी रात ये मुझे ख्वाब आते रहे। फिर अभी मैं जहाँ सैलून पे काम करती थी, वहाँ तो आपको पता है कि वहाँ इतनी मेहनत करें उसके बाद उस दौर में मुश्किल से 1000 मिलता था। आपकी फर्स्ट सैलरी 1000? हाँ, 1000 रुपया। 1000 रुपया। तो अभी मैंने ये जब किया ना, तो मुझे कुछ दिन के बाद नईम साहब ने कहा कि अपने अब्बू का शनाख्ती कार्ड और इधर उधर तो लेके ये आपकी आई है पेमेंट, कितनी? बोले 1000। 5 मिनट का काम, जो इतना सब कुछ मजा इतना था, मैं हैरान थी कि इतने से काम का इतना मतलब 1000 मिल गया। अच्छा। और वहाँ मैं सिर्फ, मुझे क्या करना पड़ा, सिर्फ क्लैपिंग करनी पड़ी, लॉन्ग फोटा थालिए में आऊँ कहीं भी, अच्छा उसमें मतलब हमारे एक सिंधी सहरा होता है। तो फिर तो मुझे समझ में आई कि यहाँ बहुत पैसा है, क्योंकि मुझे घर में गुर्बत खत्म करनी थी, क्योंकि घर पे मेरे सिर्फ अब्बू कमाने वाले थे। सही ठीक है, और कोई कमाने वाला था नहीं। मैं यही बात करने वाला था कि आपने जैसे कि बताया कि आपने 14 साल की उम्र में काम स्टार्ट किया, तो इसका मतलब आपने अपनी एजुकेशन से सेक्रीफाइस करके फिर आपने अपनी फैमिली के लिए बाहर निकली। बिल्कुल। तो फिर तो आपने बड़े नशेब फराज देखे दुनिया, बहुत कुछ ऐसी चीजें, ऐसी जगहों से मैं वापस लौटी हूँ कि कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं यहाँ से वापस लौट नहीं पाऊंगी, क्योंकि अभी तो ये चमकती दुनिया है, आपको सब लोग चमकती दुनिया से जानते हैं। बिल्कुल। जो डार्कनेस है वो कोई नहीं जानता। तो आज हम आपको इनवाइट इसलिए किया है, क्या हम ऐसी बातें कर सकें या ऐसे कुछ बात कर सकें जो हमारी माएँ बहना इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनकी कुछ हेल्प हो सके, किस तरह वो आ सकें इस रास्ते में, किस तरह जो डार्कनेस है उसे बचा जा सके। तो आपको क्या लगता है कि हमें जो नई माएँ बहनें आ रही हैं, सबसे पहले तो आप अपनी स्टोरी बताएं ना। हमारा मकसद, मिशन ये है कि हम किसी को मैसेज कन्वे कर सकें, किसी को बता सकें कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, हमने जो ज़िंदगी में सीखा, हमारे साथ ये बैड हुआ, ये होना चाहिए था। जैसे हम अपने बच्चों को समझाते हैं, आज हम अपनी माएँ बहनों दोस्तों को ये बताना चाहते हैं कि इस फील्ड की तरफ आएँ, तो कैसे आएँ, किस तरफ जाना चाहिए और किस तरफ जाना नहीं चाहिए।
देखिए, मैं इतने साल की स्ट्रगल, जब मैं बात बता रही हूँ आपको, उस बात को 16 साल गुजर गए। 16 साल के स्ट्रगल के बाद मैं तो इस नतीजे पे पहुंची हूँ जो मैं समटाइम सोचती हूँ, क्योंकि जो डार्कनेस है, मैं तो कभी अगर शादी करूंगी या मेरी बेटी पैदा होगी तो मैं तो शायद इस फील्ड की तरफ उसको जाने भी ना दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत मुश्किल काम है। काफ़ी लड़कियों को अच्छा नहीं लगेगा ये सुन के, लेकिन जो एक तल्ख हकीकत है ना, मैं वही करूँ, उसे हमें मुंह फेरना नहीं चाहिए। नहीं फेरना चाहिए, क्योंकि हमारा माशरा जितना भी अपग्रेड हो गया है, बट फिर भी औरत के मामले में, बेटी के मामले में थोड़े पीछे रह गए। हम जहाँ भी जाएंगे, कितने भी किसी को भाई बनाएंगे, किसी को चाचा बनाएंगे, किसी को कोई भी रिश्ता, तो फिर भी उनकी जो आंखें वो नहीं है सही, वो चेंज नहीं होती। तो मैंने अगर मुझ में टैलेंट ना होता तो मुझे शायद मैं आज इस मुकाम पर भी ना होती। तो सबसे पहले अगर बच्चियाँ इस तरफ आती हैं तो उनको चाहिए कि वो अपनी फैमिली के साथ आए। तो क्या आपकी फैमिली आपके साथ थी जब आप? मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं थी, यही एक प्रॉब्लम, क्योंकि उस टाइम हमारी फैमिली में हमें भूखा रहना भूखा पसंद था, लेकिन ये नहीं था कि मैं कहीं जाऊँ मीडिया में काम करूँ या कुछ भी ऐसा जो मतलब अच्छा ना हो, क्योंकि हर एक वालिद की ख्वाहिश यही होती है। मेरे अब्बू की अभी डेथ हो गई है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, लेकिन इसी वजह से अब्बू मुझसे नाराज़ भी हुए थे और इसी वजह से मैंने अपना घर भी छोड़ दिया। तो किस उम्र में अपना घर छोड़ दिया? तकरीबन बस उसी 1 साल के बाद, जब मैं इस तरफ आई थी तो उसके बाद मैंने अपना घर छोड़ दिया था। मुझसे अब्बू ने कहा था कि यहाँ का रहो या फिर चली जाओ, क्योंकि मैं हमारे में ये तो नहीं है ना कि मार दें, ये तो होता नहीं है। तो फिर मैंने ये फैसला किया था कि हाँ, मैं चली जाऊँगी। उन्होंने कहा चली जाओगी तो वापस कभी लौट के नहीं आना। दोस्तों, ये वो जिंदगी की वो बातें हैं जो इंसान दिल से करता है। आप समझ पा रहे होंगे इस दर्द को, इस तकलीफ को, इस पेन को। ये वो बातें हैं जो बनाई नहीं जाती, ये दिल से निकल रही। तो हमारे जैसे कि प्रोग्राम का नाम भी दिल की बातें हैं, तो हम दिल की बातें कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सके, क्या हमारी बात आप लोगों के दिल में बैठ जाए। जो सबके साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। तो आप देखने वालों को कुछ और बताएं कि जब आपके वालिद ने आपको अलाउ नहीं किया। सॉरी, ये बड़ी दुख वाली कहानी है जो मैं आपको मकसद बताया कि सिर्फ अच्छे के लिए लोगों को आपसे ये पूछ रहा हूँ। फिर आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की? फिर उस टाइम कहते हैं ना, कभी कभी हम गुस्से में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो फिर जिंदगी भर उसके लिए पछताना पड़ता है। तो बाबा, मैं भी तो बाबा की बेटी हूँ ना, जब उन्होंने गुस्से में कह दिया कि चले जाओ और वापस फिर आना नहीं है, तो फिर मैं भी चली गई और फिर मैं 8 साल तक वापस नहीं आई। अम्मी फ़ोन करती रहती थी, उनसे बात होती रहती थी, जो भी होता था। तो फिर बीच में अब्बू की तबीयत भी ख़राब हुई थी, तो बहुत बार सोचा भी, अब्बू की तबीयत भी ख़राब थी, तो तब भी मैं अम्मी से पूछती रही कि उनकी तबीयत कैसी है या वो, तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हें बहुत याद करते हैं, उनका गुस्सा भी कम हो गया है। और लेकिन ये था कि मुझे उनका जुमला भूलता नहीं था। मुझे ये था कि वो कहे कि लौट के आ जाओ ना, एक बार कह दें। तो वो ये कहता था कि वो खुद नहीं आ सकती क्या, उसकी इतनी अन्ना है क्या। तो बस उस चक्कर में काफ़ी साल गुजर गए, 8 साल गुजर गए। तो फिर अब्बू की एक बार जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, तो क्योंकि बाप तो बाप होता है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कह दिया गुस्से में जो कह दिया है, बस उसको मैं अपने पल्ले बांध के बैठ गई, बस अभी नहीं जाना। उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने किस लिए कहा, लेकिन ये समझने में बहुत टाइम लग गया कि उन्होंने क्यों कहा। ये समझने में मुझे 8 साल लग गए। 8 साल के बाद ये समझ में बात आई कि वो क्यों उन्होंने कहा। तो उनको लगा कि बाहर के प्रॉब्लम्स, मसले मसाइल ये सब देखेगी, उसको लगेगा कि वो वापस लौट के आ जाएगी, क्योंकि उनको भरोसा मुझ पे था, क्योंकि हमें तरबियत ऐसी मिली है कि भरोसा खुद से भी ज़्यादा था मेरी फैमिली को मुझ पे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब्बू ने शायद मुझे गुस्से में बोला या ये डिसीजन कि भाई हाँ ठीक है, निकल जाओ इस घर से निकल जाओ, वापस कभी नहीं आना। तो पंजाबी का एक शेर है, बाप बाप कहलाते थे बड़ा सुख पाते थे, बाप बाप कहलाया बड़ा दुख पाया।
ਪਿਓ ਪਿਓ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ बड़ा सुख पाते सी, प्यो प्यो को आई तो बड़ा ही दुख पाया। तो ये बात जैसा कि अभी आपने अपनी पिछली बात में बताया कि अल्लाह अगर आपको बेटी दे तो आप उसको इस फील्ड में ना आने दें, तो सेम उन्होंने जिंदगी गुजारी है, वो जानते हैं सेम इसी तरह, लेकिन हमें उस वक्त वो दुश्मन लग रहे होते हैं कि यार ये हमें रोक रहे हैं, ये क्यों हमें जाने नहीं दे रहे, हम करना चाहते हैं लेकिन वो हमें इतनी गुर्बत है। मुझे ये था कि मुझे गुर्बत खत्म करनी थी अपने घर। जी जी, आप बिल्कुल अपनी जगह राइट है, लेकिन वालिदैन जो है ना अपनी जगह वो अपनी जगह राइट है। मैं ये समझता हूँ, मेरा ये ख्याल है, मेरा ये बिलीव है, दुनिया में सबसे ज्यादा मुखलिस दो ही रिश्ते हैं, एक आपकी माँ, दूसरा आपका बाप। माँ प्यार जाहिर कर लेती है, बाप नहीं करता, बाप अपने अमल से जाहिर करता है। माँ तो फिर भी रो लेती है, माँ तो दुख बयान कर लेती है। एक बाप होता है जो पहाड़ की तरह आपके पीछे खड़ा रहता है, बिल्कुल आप आने वाली अनदेखी रुकावटों को रोकता है और आपको एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश करता है। वो दुनिया में एक ही हस्ती है, वो है बाप, उनसे ऊपर कुछ नहीं है। मैं ये समझता हूँ उनसे ऊपर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन ये बात समझने में जिंदगी लग जाती है। जब देर से समझ में आई ना, अब मुझे सब लोग कहते हैं मेरी जो पोइट्री होती है उसमें ज्यादातर बाप का और माँ का जिक्र होता है। जी देखा मैंने आपकी पोइट्री में, माँ बाप का ज्यादा जिक्र। जो गलतियां मैंने अपनी जिंदगी में की हैं, मैं नहीं चाहती कि जो दूसरे टिकटॉकर्स बच्चियां मुझे देख रहे हैं वो जिंदगी में वो गलतियां करें, क्योंकि मुझे अपने अब्बू से मोहब्बत बहुत थी। अब्बू को मुझसे बहुत मोहब्बत थी, लेकिन उन्होंने शायद कभी बताया नहीं। जैसे आपने कहा बाप बताता नहीं है, माँ बता देती है रो के, ये अब्बू ने कभी बताया नहीं, लेकिन फिर बाद में वो मेरे जाने के बाद अभी बताती हैं अभी तक कि वो बहुत सॉफ्ट हो गए थे। मैं जब फिर 8 साल के बाद अब्बू से मिली थी तो अब्बू बहुत रोए थे। सही बात। मैंने अपने अब्बू को कभी पूरी जिंदगी, जैसे बचपन से बड़े, मैंने अब्बू को कभी रोते हुए नहीं देखा था, पर फिर मैंने अपने अब्बू को रोते हुए देखा। पहले लगता था अब्बू को मोहब्बत नहीं है, शायद हमेशा डांटते रहते हैं, ये नहीं करो वो नहीं करो, कम है उसमें चल जाएगा। अब्बू कहते थे भूखे रह लेंगे पर इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। सही बात। कोई बात नहीं, मुझे तुम लोगों की कमाई की जरूरत नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं कर लूंगा। लेकिन हमें ऐसा लगता था कि दुनिया बहुत आगे निकल रही है, ये क्यों उस चीज में खड़े हैं। लेकिन वो कहते थे कि मैं इस भूख में, इसमें हर चीज में गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता, क्योंकि बेटियां जब बाहर जाती हैं तो वो भटक जाती है। सही बात। जब अकेले बाहर जाती है ना, माँ बाप के बिना, उनका कोई साया नहीं होता, तो वो भटक जाती हैं। फिर वो ऐसे ऐसे रास्तों से गुजरती हैं जो रास्ते किसी लड़की के लिए, किसी औरत के लिए ठीक नहीं होते। सही बात। तो अब्बू अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज तक भी मैं खुद को नहीं माफ कर पाती हूँ, क्योंकि अब्बू ने मुझे माफ कर दिया था। मुझे कहा कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरी बीबी बेटी है, मुझे पता है इसने स्ट्रगल की होगी, मैंने सब, उन्होंने ही मुझे माफ किया। मैंने जब उनको माफ क्यों नहीं किया, मैं खुद क्यों नहीं गई उनके कॉल का इंतजार करती रही कि हाँ वो क्यों नीचे आए, मैं क्यों नहीं नीचे गई। इतनी अन्ना तो नहीं हो सकती थी ना, बाप है, कोई बात नहीं। तो ये एक पछतावा जो है वो, तो मैं अपनी सब देखने वाली माओ बहनों को एक नसीहत करूँगा। मैं भी एक बाप, मैं भी एक भाई, मैं भी एक हस्बैंड, मैं अपने सब देखने वालों को एक नसीहत करूँगा कि दुनिया में हर किसी के खिलाफ चले जाना, माँ बाप के खिलाफ नहीं जाना। वो उनका डांटना, उनका रोकना हमें बुरा तो लग रहा होता है, लेकिन कसम ले ले वो ही हमारे फायदे की चीज़ है। अल्लामा फरमाते हैं जब खिदमत के काबिल हुआ और आप चल बसे, अल्लाह न करे, ये दर्द वही जान सकता है जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। माँ या बाप में से कोई जा चुका है, वो ये दर्द जानते हैं। कदर इंसान को तब होती है जब उनमें से कोई जाता है, उनकी कीमत का पता लगता है कि वो कितने अनमोल थे हमारे लिए क्या क्या करते थे। कसम से आज मैं एक बाप हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए देखता हूँ, बाहर निकलता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो मैं जान सकता हूँ मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, मेरे बाप ने मेरे लिए कितनी मेहनत की। बाप, माँ बाप एक वाहिद वो हस्ती है जो जाने के बाद भी हमारे लिए दुआ गो रहते हैं। तो आप सबसे भी मेरी यही अपील है कि जितना मर्जी दुनिया में आगे बढ़ जाए, लेकिन माँ बाप से आगे ना जाए।
इसके बाद आप बताएं कि फिर ये तो होगी आपकी एक जिंदगी की स्टोरी, जिंदगी की हकीकत, जो जब भी हम छेड़ेंगे तब ये आंखों से नमी जारी होगी। जब भी सोचेंगे, जब भी छेड़ेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना वो हमेशा उस चीज़ का पछतावा रह जाता है। हालांकि उसके बाद 8 साल के बाद अब्बू की 6 साल डेथ हुई है, सब ठीक हो गया था। मैं 8 साल तक जाना आना, अब्बू बहुत मोहब्बत प्यार, लेकिन वो जो मैंने गलती की थी अब्बू की ना सुन के ना, मुझे उस चीज़ का दुख वो अपने सीने से जाता नहीं। अच्छा चलें, अभी ये बताइएगा, आप ये तो समझ में आ गई कि आप घर से निकली अपने हालात चेंज करने के लिए, घर को सपोर्ट करने के लिए, एक बेटा बन के बाहर निकली। तो कैसी रही बाहर की ज़िंदगी, कहाँ से आपने फिर स्टार्ट लिया, क्या किया आपने मेकअप बता दिया, आप ब्यूटी पार्लर में काम किया, फिर आपको चांस मिला शोबिज़ में आने का, उसके बाद फिर आपको क्या क्या कैसे कैसे ज़िंदगी का सफ़र गुजरा? फिर मैं जब वहाँ घर से निकली तो मेरी एक दोस्त होती थी जो काम करती थी मेरे साथ में सैलून में, तो मैं उसके घर पे आई। सिर्फ 2 सूट थे थैली में और मैं उसके घर पे आ गई। तो मैं जब उसके घर में 2 दिन 3 दिन रही तो 3 दिन के बाद उसके अब्बू ने कहा कि नहीं, मैं दिन में चली जाती काम वगैरह के लिए, पीटीवी चक्कर लगाने के लिए, हमारा एक चैनल है KTN वहाँ पे, तो फिर शाम में घर पे आ जाती रात होने से पहले। तो फिर उसके अब्बू ने 3 दिन के बाद एतराज़ किया कि जवान लड़की है, 14-15 साल की लड़की है, ये क्यों मतलब आती है और फिर इधर रह रही है, तो इसके अम्मी अब्बू का इधर उधर कोई अता पता नहीं है, या इसकी अम्मी होती। उसने बोला हाँ है अता पता है, लेकिन वो भी नाराज़ होकर घर से आई। उसको उसके अब्बू ने बोला कि नहीं भाई, अम्मा से कौन रखता है जवान लड़की को, रखना भी नहीं चाहिए, जो बात सच है। उस टाइम नहीं समझ में आई बात। तो फिर तीसरा दिन था, तो जब मैं गई थी पीटीवी से वापस जब आई तो मैं आके, रात थोड़ी सी हो गई थी, 8:30 हो गए थे रात। तो मैं आके दरवाज़ा नॉक करती रही, तो फिर नॉक करती रही पूरी रात, तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो गली के अंदर उनका घर होता था, साथ में एक बड़ा सा डस्टबिन रखा होता था बड़ा, जो मुझसे थोड़ा बड़ा होता था। तो फिर मैं सारी रात उस कोने में दरवाज़ा नॉक करती रही और फिर वहीं सो गई उसी डस्टबिन के पास, क्योंकि मेरे पास और कोई जगह नहीं थी जाने की। मुझे लगता है वही आपका ट्रेंडिंग पॉइंट था, आपके पास सोने की जगह नहीं थी, फिर आपने इस फील्ड में आके ऐसी जगह बनाई कि फिर आप ऐसा शाइन की कि आज दुनिया आपको जानती है, दुनिया देखती है। वही एक टर्निंग पॉइंट होता है ना जो इंसान का, तो वो लगता है आपका टर्निंग पॉइंट है कि जब आपके पास सोने की जगह नहीं थी, या एक आपने टफ जो आपका सीन था, उसके बाद आप इस तरह सितारे की तरह चमकी कि आज दुनिया में रोशनी दे रही है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर उसके बाद वहाँ रही, सुबह हुई तो सुबह तक उसने बोला, सुबह दरवाज़ा जब खोला तो उन्होंने देखा कि मैं वहीं दरवाजे पे हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई जगह थी नहीं जाने की, मैं कहाँ जाती। तो फिर उसकी सुबह उन्होंने दरवाज़ा खोला, जब उसके अब्बा चले गए तो फिर उसने बोला कि यार प्लीज़ आप चले जाओ, हमारे घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं आपकी वजह से, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। फिर मैंने अपने कपड़े उठाए, फिर मैं वहाँ से चली गई। मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। फिर से दिन तो गुजर गया, इधर उधर जाके, कभी उधर चली जाऊँ, पीटीवी गई। फिर उसके बाद समझ नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद हमारे KTN ऑफिस है, उसके सामने ट्रक का एक अड्डा है, वहाँ नीचे जो है, मैं ट्रक के, रात हो गई, अब समझ नहीं आ रही थी कहाँ जाऊँ। फिर मैं वहाँ लाइन में खड़े होते थे, तो उसी के नीचे घुस के सो। तो फिर ऐसे वहाँ सो जाती। फिर वहाँ मुझे बहुत एलर्जी है चूहों से, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे अगर किसी चीज़ से डर लगता है तो चूहे ही हैं, बचपन से। तो मुझे बहुत घबराहट हुई, तकलीफ हुई सारी रात। कभी ट्रक के टायर के साथ चिपक रही हूँ, कभी कहाँ, बहुत बार ख्याल आया, चली जाती हूँ वापस। फिर अब्बू का गुस्से वाला चेहरा याद आता था कि नहीं वापस नहीं जाना। अब्बू ने क्यों निकाला? अब्बू ने ऐसा कह सकता था, बेटा तुम जाओ काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा कह सकता ना। अब्बू ये भी तो कह सकते थे, अब्बू ने ऐसा क्यों नहीं कहा? फिर बस जैसे तैसे रात गुजरी। फिर हमारा ऑफिस था, फिर मैं वहाँ पे गई। फिर ऐसे ही कभी कहीं पे उधर ऑफिस के नीचे मैंने देखा, वहाँ सोने की एक जगह थी, जैसे फकीर नहीं सोते,
फकीर, वो ऐसे समझते थे सांवली सी हो गई थी, बाहर निकलना धूप में तो लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि मैं फकीर नहीं हूँ, तो भीख मांगने के लिए नहीं, या ऐसे इधर उधर। ऐसे फिर 15 दिन गुजरे तो फिर मुझे कभी किसी स्टूडियो जाती, कभी किसी स्टूडियो जाती, कभी किसी किसे कहती, कभी किसी, तो फिर इसी तरीके से एक फिर ड्रामा डायरेक्टर वहाँ पे मिला। उसने बोला गांव में पन्नो आकिल है, कहलाता है हमारे पास, तो पन्नो आकिल में एक है, वो करेंगे, सीरीज़ है, एक नया चैनल आ रहा था आवाज़ टीवी, बोला उसके लिए करते हैं, तो फिर उधर आपको आना पड़ेगा, 15 दिन आपको गाँव में रहना पड़ेगा। तो मेरा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मतलब रहने को छत मिलेगी और खाना मिल जाएगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप मुझे बता दें, फिर कल ही मैं आ जाती हूँ या कैसे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने कहा मेरे पास किराया वगैरह नहीं होगा। उन्होंने बोला किराया वगैरह देते हैं तो आप आ जाइएगा। फिर उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया, तो उसमें अंधी का इस टाइप का कुछ कैरेक्टर था, कॉमेडी था, कोई कभी अंधी बनती थी, कभी बहरी बनना, कभी कुछ। तो फिर मैं जाके 15 दिन वहाँ गाँव में आखिर में रही। फिर वहाँ 15 दिन के बाद फिर उसमें से जो मुझे मिला, पैसे मिले, उसका मैंने आके एक रूम खरीदा और दिया रेंट पे। तो फिर उसमें भी वो बोल रहे थे कि ऐसे जवान लड़की है, किसी के वो नहीं कर सकते। हमारा कल्चर पाकिस्तान का ऐसा है कि वो अलाउ नहीं करते। फिर मैंने एक जो वहाँ पे काम करते थे उन्होंने बोला भाई आप अपने नाम पे ले दें, बोले मेरी बहन है, वो हैं। तो फिर तरीके से किसी भी तरीके से एक छत ली। फिर उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वो छत थी और पर्दा भी नहीं होता था, और बस उसमें मैंने इधर उधर उनके घर से कुछ एक गिलास, एक प्लेट ये लेके आके वहाँ पे रख लिया, और फिर मैंने वहाँ से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। फिर मैं जाती थी, वहाँ सोने की जगह मिल गई, फिर मैं जाती थी वहाँ ऑफिस में इधर उधर। डायरेक्टर्स जो थे वो हर डायरेक्टर अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर आप जाते हो तो फिर आपको ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, काम तो मिल रहा होता है लेकिन वो काम ऐसा मिल रहा होता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, वो अपनी इज्जत नफ्स के साथ सैक्रिफाइस करना पड़ता है बहुत ज़्यादा बहुत। फिर मैं जिसको भी, मेरी एक नेचर होती थी उस दौर में, अभी मैं इसलिए सबसे सर करके बात करती हूँ, मेरी नेचर होती थी, मैं किसी से मामू बोलती थी, मुझसे बड़े लगते थे, मामू किसी को बोल देना, किसी को चाचू बोल देना, किसी को भाई बोल जो आपने फैमिली में सीखा, आपको वही रिश्ते नजर आते थे, उसके अलावा आपको कोई लफ्ज मिलते नहीं थे कि क्या किसी को कह के बुलाऊं। तो वो लोग कहते थे कि हाँ हम तुम्हारे चाचे मामे नहीं है, या अब ऐसा नहीं बोलने का, ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि चाचे हैं, हम तुम्हारे चाचे हैं, तुम्हारे ये नहीं बोलो, ये तो इसको तो बोलना भी नहीं आता, इसको तो बात करनी नहीं आती। तो जो काम मिलना भी होता था ना, वो भी नहीं मिलता था। फिर बड़ी मुश्किल से जब कोई डायरेक्टर देख लेते थे, यार बेचारी शादी सी है, इसको काम, कोई किसी ने काम दे दिया, किसी ने काम नहीं दिया, किसी ने दे दिया, किसी ने एक सीन दे दिया, किसी ने नौकरानी का सीन दे दिया कि यहाँ से ट्रे लाके यहाँ रखनी है, क्योंकि जो लड़कियाँ कैरेक्टर छोड़ देती थी, वो कैरेक्टर वो छोड़ के भाग जाती थी, नहीं आती थी, वो फिर मुझे एकदम कॉल करते थे, फ्री हो, एक सूट उठा के आ जाओ, इस जगह पे शूट आना है, हाँ मेरे पास किराया नहीं है, हम दे देंगे रिक्शा का किराया, अच्छा ठीक है, वहाँ चली जाती थी। मतलब जो भी दूसरे लोगों के, दूसरी लड़कियों के छोड़े हुए कैरेक्टर्स होते थे ना, वो मुझे मिलते थे, मतलब रिजेक्ट हुए हुए कैरेक्टर। मैं जहाँ भी जाती थी, क्योंकि एक तो उम्र छोटी थी, सांवली सैलोनी होती थी, बिल्कुल धूप में घूम घूम के मैं बहुत काली, बिल्कुल एक फकीर जिस टाइप का होता है ना, इस टाइप की हो गई थी। तो फिर वो जो इस टाइप की किरदार मिलते थे। तो बेबी आर्टिस्ट भी आपने काम किया था, बेबी आर्टिस्ट हाँ, जो मिला है। हाँ, वो छोटी थी ना, तो फिर वो नौकरानी के सीन्स ये सारे ऐसे करते करते। पर कहने का मकसद ये है कि फील्ड में डायरेक्टर जो होते हैं या जो काम, तो वो ज़्यादातर आपको तभी काम मिलता है जब आप सैक्रिफाइस करते हैं। लेकिन फिर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, मुझे पूरे 10 साल लग गए स्ट्रगल में। मुझे ये है कि मैंने स्ट्रगल के मुझे 8 से 10 साल के बाद कोई मुझे सेकंड लीड कैरेक्टर मिला था, वरना मुझे यही कैरेक्टर छोड़े हुए, फेंके हुए, ये किरदार, इस टाइप के किरदार जो बस ऐसे ही होते थे, इसमें बहुत टाइम लग गया। लेकिन अभी भी, आजकल भी, मैं तो यही लड़कियों से कहूँगी कि अगर आप आ रहे हो, या तो आपकी फैमिली का आपके साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अगर आपकी फैमिली साथ है ना, उनको पता है कि इसके साथ इसके बाबा आ रहे हैं, मदर आ रही हैं, कुछ है, तो फिर उनके लिए ठीक है कि उनको किरदार भी अच्छे मिलते हैं, उनको कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। लेकिन हमारे जैसे लोगों को जो बिल्कुल अकेले हैं ना, देखते हैं, तो फिर वो उनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा। जी हाँ, रोल मिलना बड़ा मुश्किल है, इंडस्ट्री में काम मिलना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो फिर बाद में आगे चल के मेरी नेचर आपने देखी होगी, मेरी नेचर की वजह से फिर मुझे थोड़ा सा काम मिलना शुरू हो गया, क्योंकि मैं बोलती थी कि देखो मुझे अपनी फैमिली समझे, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, प्लीज़ सर इधर उधर करके, फिर आखिर में मुझे ये सर लफ्ज़ मेरे ज़बान पर हो गया था, तो फिर मैं सर करके बात करती थी, सर प्लीज़ आप दे देना, मुझे बहुत काम की ज़रूरत है। दुनिया ने आपको बोलना सिखा दिया, हंसना सिखा दिया आपको। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, हंसते चेहरों के पीछे बहुत दुख होता है। बहुत दुख होता है। तो वो बात सच है ना फिर। बहुत सच है। हंसते चेहरों के पीछे बहुत ज़्यादा दुख होता है। बहुत ज़्यादा। तो मैंने सुना है आपने एक वक्त आया इंडस्ट्री को छोड़ दिया, आप वो क्या मामला हुआ, वो फेडअप क्यों हो गया? ये फिर वो हालात ऐसे हो गए, मुझे लग रहा था कि मैं थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ, या ये फील्ड जो है ना वो मैं इसके लायक नहीं हूँ, या वो मेरे लायक नहीं है। कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था जैसे आप चाह रहे थे? रिस्पॉन्स भी मिल रहा था, लेकिन जैसे कि अभी अब्बू की डेथ के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ, जब अब्बू बीमार हुए ना, सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई। अब्बू का तकरीबन 3-4 साल अब्बू बीमार है, उनका इलाज करवाना, बाकी सब चीज़ करवाना। तो मैं सिंधी मीडिया में काम करती थी, अभी सिंधी मीडिया में इतनी इनकम नहीं है कि मैं उसमें अब्बू का, अम्मी भी मेरी अभी तक बीमार है, मैं उनका ख्याल रखती हूँ, ठीक है। तो मुझे इन दोनों का ख्याल रखना होता था। अब्बू का 3 साल तक बहुत अब्बू की तबीयत खराब रही, तो इसमें उसके बाद घर के जितने भी खर्चे हैं वो सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई। तो आप बहनों भाइयों में सबसे बड़ी हैं छोटी हैं? नहीं, मैं बड़ी हूँ, मेरे भाई मुझसे छोटे हैं। सही। तो फिर सारी जिम्मेवारी जब मुझ पे आ गई, तो फिर मुझे लगा कि यहाँ पे पाकिस्तान में तो नहीं कुछ कर सकते, अभी कहीं चले जाते हैं जाके जहाँ जॉब वॉब कर सके एटलीस्ट। तो फिर मैंने छोड़ दिया इस फील्ड को कि नहीं, मुझे नहीं करना काम, जिस चीज़ के लिए इतनी स्ट्रगल की, अब्बू से झगड़े, सब मसले मसाइल, तो फिर मैं वो छोड़ के यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पे आके फिर मैं कोशिश कर रही थी जॉब वगैरह की। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने सुना कि टिकटॉक पे लाइव पे अर्निंग होती है, फिर लाइव पे बैठ के अर्निंग स्टार्ट कर दी। फिर 2 साल तक ये मीडिया, क्योंकि आर्टिस्ट बंदा जो होता है ना, वो एक्टिंग ना करे तो ऐसा लगता है कि जैसे मछली पानी के बिना होती है ना, वो ऐसे होता है, क्योंकि वहाँ पे आप हर किरदार में कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, सेट पे जा रहे हैं, ऐसी दुनिया हम लोगों की ये जो दुनिया है वो अलग एक दुनिया। फिर आपने अपनी एक दुनिया बनाई, टिकटॉक पे आई आप, एक कमरा और मैं, और कुछ नहीं, सारा दिन में ही गुजरता था, सारी रात में ही गुजरती थी। 8-10 दिन के बाद बाहर निकलती थी। दुबई में रहकर भी लोग कहते हैं दुबई में शायद घूमना फिरना। ये दुबई में आप कब आई थी? तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। दुबई में रहकर भी मैं कमरे में रहती थी। सही। 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद बाहर निकलती तो निकलती, वरना वहीं रहती, नीचे जाती, खाना खा के फिर ऊपर आ जाती, फिर लाइव बैठती, फिर ये स्ट्रगल करते आज। सही। तो दुबई आके आपने कैसी इंडस्ट्री पाई? दुबई में आपको कैसा लगता है? दुबई की इंडस्ट्री और पाकिस्तान की इंडस्ट्री कैसी है? देखिए, पाकिस्तान वैसे तो हमारा मुल्क बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, लेकिन जिस तरीके के अभी वहाँ पे हालात हैं, बड़े से बड़ा बंदा जो है वो अपनी फैमिली नहीं चला सकता। वहाँ पे कितनी भी आपकी अच्छी जॉब है, अगर 1 लाख आप महीने का कमा रहे हैं ना, फिर भी आपका गुजारा नहीं है, आप नहीं कर सकते। तो फिर इसी वजह से जो है, जब यहाँ पे आई हूँ तो अगर अर्निंग करते हैं, जो भी है, टिकटॉक है, अभी तो जब से मैंने पोइट्री स्टार्ट की है और सोशल मीडिया पे काम शुरू किया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि वो जो हालात है जो हैं वो भी कुछ बेहतरी की तरफ हैं। आपको किसी ने यहाँ पे इनवाइट किया था या आप खुद ही आई थी? दुबई में आपका आना कैसे हुआ? आप पाकिस्तान की इंडस्ट्री में काम करते करते आपको दुबई कैसे बताया लोगों को कि यहाँ पे क्या सीन है, कैसे आप स्टार्ट करना? मैं पहले जैसे बीच में जैसे बता रही हूँ, शुरू में 1-2 बार आई थी मैं न्यू ईयर लास्ट। फिर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी बहुत बार, तो फिर मुझे किसी की तरफ से जो एक मैंने कमर्शियल किया था, तो उन्होंने कहा था कि भाई इधर इनकी शूट होगी, फिर उनकी शूट नहीं हुई थी, उन्होंने वहीं कर ली, तो उन्होंने मुझे वीज़ा टिकट दिया था। तो फिर मैं यहाँ आई थी न्यू ईयर पे विजिट पे। मैं विजिट पे जब आई तो मैंने देखा, क्योंकि 2019 में भी एक बार आई थी, तब भी मैंने सोचा था मैं यहाँ शिफ्ट हो जाती हूँ। अच्छा लगा तब आपको? मुझे सेफ लगा? हाँ, सेफ लगा था। तो फिर जब मैं वहाँ मैंने देखा, अभी आई लास्ट 2021 में न्यू ईयर जो 22 का था वो सेलिब्रेट किया था, ठीक है। तो फिर जब मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। तो फिर यहाँ पे किसी ने मुझसे कहा कि आप आइएगा,
टिकटॉक पे लाइव बैठिएगा, मैं आपको वीज़ा, टिकट और हर चीज़ मैं दूंगा, लेकिन आप जो टिकटॉक पे अर्निंग होगी आधी आप आधी मैं रखूँगा, इन्वेस्टमेंट की उसमें। हाँ ठीक है, मैंने कहा चलें ठीक है। मैं उन्होंने मुझे विजिट निकलवा के दिया और 15-20 दिन के लिए एक रूम जो है वो अलग से लेके दिया। तो फिर जब मैं लाइव बैठना शुरू हो गई तो फिर मैंने उनसे कहा कि हाँ ठीक है, अभी मुझे 2 साल का वीज़ा वो करवा दें। तो वो 2 साल के वीज़ा के लिए आए बारिश आए कि भाई बस आ गए, शायद उनका क्या इरादा था वो अल्लाह जाने। तब आपको जब आप लाइव बैठी हैं तो आपको अर्निंग इतनी हो गई थी, इतनी हो रही थी क्योंकि आप सरवाइव कर सकते, हाँ, लेकिन इतनी नहीं थी कि मैं उनको शेयर कर सके। वो इसी वजह से आए बाएं जो उनकी चल रही होगी ना कि वो जो एक्सपेक्ट किया था वो पूरा नहीं हो पा रहा था, वो नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उनसे कहा, फिर 2 महीने इधर गुजर गए तो फिर उन्होंने भी जब उनका नहीं हो पा रहा किसी भी हवाले से, हर हवाले से जो भी उन्होंने सोचा था वो नहीं हो पा रहा था, तो फिर उन्होंने समझो कि फोन उठाना बंद कर, मतलब उन्होंने भी आपको एक किस्म का एक फील्ड में, इस फील्ड में इस्तेमाल किया गया कि जी आप चलें, अगर आप चल गई तो ठीक है, ना चली तो आपको और मैं कौन। हाँ, तो फिर मैं वापस गई पाकिस्तान। फिर मैंने अपनी गाड़ी सेल की, मैंने अपना प्लॉट सेल किया, मैं सेल करके यहाँ पे आके मैंने अपनी कंपनी खोली, अपना वीज़ा लिया। तो जब आपने कंपनी खोली तो यहाँ पे आप, इसका मतलब है विजिट में जान गई कि यहाँ पे लॉ क्या है, हाँ, हर कैसे है, क्या करना है, यहाँ पे आके कैसे इस काम करना है, तो उस दौरान आपने सब कुछ सब जान लिया था, सब जान लिया था क्योंकि समझ गई थी ना, 2 महीने रह गए। फिर उसके बाद भी आई थी, फिर भी मैं इनका वीज़ा खुलने का वेट कर रही थी, 2 महीने तक फिर भी वेट किया, तो फिर नहीं, फिर उसके बाद फिर रिन्यू करवाया, फिर 4 महीने के बाद फिर मैंने अपनी खुद की, क्योंकि मुझे फिर पता चल गया था कि यहाँ वीज़ा लेना भी मसला मसाइल है, लेडीज पहले इतने ज़िंदगी में धोखे खा लिए, इससे ज़्यादा अब नहीं खा सकती, अब मुझ में हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं रही कि अभी और ज़्यादा लोगों की बातें, इन चीज़ों को वो कर सकूँ। तो फिर मैंने अपने खुद के नाम से वो किया और फिर मैंने अपने हिसाब से यहाँ रहती हूँ, फ्रीलांस काम करती हूँ, अपनी मर्जी से हूँ, जितना हो सकता है, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने एक टफ लाइफ से गुजार के एक स्टार तक लाइफ गुजारी जी, इस दौरान शादी क्यों नहीं किया? टाइम ही नहीं मिला भाई, शादी करने का टाइम ही नहीं मिला, या कभी सोचा नहीं आपने? सोचें तो शायद आती भी होंगी, लेकिन जिंदगी में इतने मसले मसाइल हैं कि मसले मसाइल पूरे करते करते आपने सोचा ये पूरा हो जाए तो करूँगी, ये पूरा हो जाए तो ये, तो फैमिली का प्रेशर नहीं रहा आप पे शादी का? अभी भी लास्ट टाइम अभी मैं अपनी बहन का निकाह करवा के, माशाल्लाह, लास्ट मंथ गई थी, अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक छोटा भाई है जो बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता, बस उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है। बाकी बहन का निकाह मैंने पिछले महीने करवा दिया है। भी अम्मी ने कहा था कि भी मैं तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ, क्योंकि अम्मी बीमार रहती है ना, तो तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ कि भी तुम्हारा क्या होगा, तुम तो किस तरह का आपको लगता है आपका लाइफ पार्टनर होना चाहिए? क्या टिपिकल पाकिस्तानी से जैसे होती है अरेंज मैरिज पे ट्रस्ट करते हैं या लव मैरिज पे ट्रस्ट करते हैं? क्या आपका बिलीव है इस बारे में शादी को लेकर? मुझे भाई समझ ही नहीं आता क्या है। हो सकता है कुछ बंदा, कोई देखने वाले लोग अप्लाई कर लें शादी दूल्हे के लिए। बस इंसान अच्छा होना चाहिए, इंसान अच्छा, धोखेबाज ना हो, फेबी ना हो, अंदर साफ हो, नीट एंड क्लीन हो, इज्जत एहतराम से अपनी बीवी को रख सके और उसकी बीवी की इज्जत, उसकी इज्जत हो, बस समझ सके, आप लोगों का समझ सके कि क्या इज्जत से रख सके, बस इज्जत से, बस मैं उसके साथ चलूं तो मुझे गुरूर हो कि ये मेरा शौहर है, ना कि मुझे आंखें नीचे करनी पड़े, क्योंकि पैसा वैसा ये सब चीजें तो अल्लाह की देन है। तो आपको क्या लगता है इंडस्ट्री से होना चाहिए या इंडस्ट्री से बाहर होना चाहिए? इंडस्ट्री में तो ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो नहीं, क्योंकि दुनिया अलग है। मतलब इंडस्ट्री से, आप इंडस्ट्री में नहीं शादी करना चाहती? बिल्कुल भी डिसेंट सा साथ पसंद बंदा हो जिसको शायद सोशल मीडिया की खबर भी ना हो, पता भी ना हो। तो क्या अरेंज मैरिज पे ट्रस्ट करती है? अरेंज मैरिज पे ट्रस्ट करती हूँ मैं, लव मैरिज पे ट्रस्ट नहीं करती। अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए, क्योंकि लव मैरिज में पहले चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बाद में फिर कोई चीज़ें खराब लगती हैं, तो अच्छा है अरेंज मैरिज। क्योंकि जो चीज़ चलती आ रही है ना, मैं
मैंने इतने दुनिया को, सब चीज़ों को करीब से देखा है ना कि मैं अभी समझती हूँ कि हम लड़कियां जो शुरू में जो चीज़ें सोचती हैं या डिसीजंस लेते थे, वो एक बचपना था। जो माँ बाप, मैंने तो अम्मी को बोला था, मैंने कहा अगर आप चाहती हैं तो देख लीजिएगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे हिसाब से, मेरे माइंड के हिसाब से कोई है, जो बोलेंगे मैं कर लूँगी। कि मैंने तो आप पहले अब्बू का कहना नहीं माना कुछ चीज़ों में, तो अभी तो जो आप कहने लग गए, मैं तो उसी चीज़ पे खड़ी रहूँगी। तो आपको लगता है कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि शादी के बाद आप इंडस्ट्री में रहेंगी या नहीं रहेंगी? सोच क्या है आपकी? नहीं, मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि अगर ये मेरी फील्ड है, हालांकि मैं इतना ज़्यादा काम अभी कर नहीं रही, इज्जत से, शराफत से, जैसे मैं अभी आराम से दुपट्टा पहन के आराम से, पहले मैं नॉर्मल वीडियोस बनाती थी, मीडिया में काम करती थी, मेरी हर टाइप की वीडियोस आती थी। तो जब मैं 6-8 महीने पहले मैं उम्रा करके आई ना, तो मुझे ये सब चीज़ों से नफरत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है मुझ पर, क्योंकि वो सोच मेरे अंदर आ गई। तो अभी मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं हूँ, जिस तरीके का मैं रहती हूँ ना, इस तरीके से अगर इज्जत एहतराम से अगर मैं अपना काम कर रही हूँ ना, तो मुझे करने दे। और अगर थोड़ा सा मैं खराब की तरफ जाऊँ तो वहाँ मुझे डांट दे, मुझे रोके कि नहीं, ये सही जगह नहीं है, तुम गलत जा रही हो। बाकी जिस तरीके से मैं अभी काम कर रही हूँ उसमें मेरा साथ दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे तुम पोइट्री कहो, ऐसे तुम होस्टिंग करो, सिंपल सा एक काम करो, ऐसे तो अच्छा काम जो आप कर रही हैं वो आपके साथ सपोर्ट करे। हाँ, बाकी गलत बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना, जैसे इंसान की सोच होती है कि नहीं, मैं अपनी बेगम की सारी ख्वाहिशात पूरा करूंगा, वो घर को संभाले और कल को बच्चे हो उनको संभाले, मेरे वालिदैन को संभाले। तो आपका इस चीज़ पे क्या नज़रिया है कि अगर आपका, जिससे अल्लाह करे आपकी जिससे शादी हो, आपके माइंड के मुताबिक हो, तो आपको क्या लगता है अगर कोई आपको ऐसा हस्बैंड मिले जो बोले कि आपकी जो रिक्वायरमेंट, जो आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट है मैं पूरा करता हूँ, फुलफिल करता हूँ, तब आपको लगता है कि आप फील्ड में काम करेंगी या उसकी बात मानेंगी? मैं उसकी बात मानूंगी, फील्ड में काम नहीं करूँगी। सही, क्योंकि बाप के बाद शौहर ही वो है जिसकी हमें बात सुननी चाहिए। जब मैंने उसके साथ निकाह कर दिया, अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया, तो फिर उसकी बात को तो रखना पड़ेगा ना। जब वो हर चीज़ पूरी कर रहा है तो फिर मुझे कौन सी ज़रूरत है कि मैं उसके फैसले को रद्द करूँ। आपको मालूम है कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, शादी के बाद अगर औरत को हुक्म होता सजदा करने का तो अपने शौहर को, मजाजी खुदा। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं अपनी देखने वाली बहनों को, माओं को, जो अपने हस्बैंड से तंग हैं, जो छोटी छोटी बातें करती हैं, जो करती हैं, ये मैं उनको कहना चाहता हूँ, उनको समझाना चाहता हूँ कि हस्बैंड का वालिदैन नो डाउट, उनका तो नेमत बदलनी कोई नहीं है, तो वो शौहर, वो आपका शौहर है। बिल्कुल। आपको वो जहाँ से रोके आपको रुकना चाहिए, जहाँ पे वो बोले जाना चाहिए आपको वो करना चाहिए। अल्लाह पाक ने हमारे नबी ने फरमाया कि औरत पे सबसे बड़ा हक उसके शौहर का है और शौहर पे सबसे बड़ा हक उसके वालिदैन का है। तो ये मैं सब देखने वालों को भी यही अपना मैसेज देना चाहता हूँ, अपनी माओं को, बहनों को, जो ज़िंदगी में सेक्रीफाइस करें, अपने कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको कोई इशू ना बनाएं, अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करें, पर्सनल लाइफ को भी। और जो आपका हस्बैंड आपको बोलता है आपको वो पूरा करना चाहिए, घर को जन्नत बनाए। बिल्कुल, औरत की वजह से घर जन्नत बनता है। जी हाँ, अगर औरत चाहे तो वो घर को जन्नत बनाए, औरत चाहे तो घर को दोज़ख बनाए। वो कैसे उसको रखना है घर को, वो औरत पे डिपेंड करता है। देखिए ना, औरत को भी अल्लाह पाक ने क्या मुकाम दे दिया। हम लोग नेक काम क्यों करते हैं कि आखिर में जन्नत में जाएंगे, तो वो जन्नत भी माओ के पाँव के नीचे रख दी, इससे बढ़ के क्या खुदा। और बाप को उसका दरवाजा बना दिया कि दोनों होंगे तो गुजर पाएंगे, एक होंगे तो गुजर नहीं पाएंगे। कि जिसके लिए हम नेक काम करते हैं या नमाज रोज़ा पढ़ते हैं कि हमें जन्नत मिले, तो वो अल्लाह पाक ने रिश्तों में रख दी, कि रिश्तों में रख दी है कि
औरत का भी मुकाम जाहिर कर दिया, और मर्द का भी कर दिया, माँ बहन बेटी का सबका कर दिया। बिल्कुल ऐसा। तो ये बड़ी एक नेमत है हम सबके लिए। मैंने तो इस अपनी पूरी जिंदगी के सफर में यही है कि अगर बाप है आपके सर पे तो समझे आपके सर पे छत है। ऐसे ही शोहर का भी मुकाम है कि अगर वो है तो आपके साथ एक छाँव है, एक आप से छुपे हुए हैं, आपके पीछे कोई खड़ा है, वरना आप इस पूरी दुनिया में यहाँ खुद को अकेला पाएंगे। ये है। अभी आपके फ्यूचर्स प्लान क्या है, आगे क्या करना और क्या बनना चाहती हैं आप इसके बाद? बस एक अच्छा इंसान बन जाऊं। एक लोग तो आपको फॉलो करते हैं, वो तो आपको, आप हैं भी अच्छी, आपको फॉलो भी करते हैं। मोहब्बत है वो, अल्लाह, ये इसमें भी अल्लाह का करम है कि हमारे ऐब छुपा के हमें लोगों के सामने सुरखरू करता है। जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। मुझे एक टाइम ऐसा आ गया था मेरे भाई, ऐसा लगता था कि ना मैं खुद को माफ करूंगी, ना खुदा मुझे माफ करेगा, ना ये दुनिया मुझे माफ करेगी। लेकिन फिर मैं जब उम्रे पे गई हूँ ना लास्ट, तो मैं जब वहां पे जाके रोई हूँ, जो मेरी नजर पड़ी पाक के सामने, तो मैंने बस जो चीजें मांगी थी ना, मैं वो सारी चीजें मुझे मिली। और मुझे लगता था लोग मुझसे नफरत करते हैं, उन लोगों की नफरत कैसे मोहब्बत में बदल गई मुझे नहीं पता। मैं आज तक उस चीज को सोचती हूँ कि मैंने लाइफ में, क्योंकि हमारा जो सिंधी कल्चर है उसमें ये है कि हमें बोला जाता है कि भाई लिमिट में रह के काम करें, कोई ज्यादा ओवर ना। तो हम लोग जैसे टिकटॉक आया तो थोड़ी ओवर, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा था, मैं अपने प्रोग्राम्स करती थी, जैसे यादगिरी मैंने आपको दिखाया था जी। उस टाइप का प्रोग्राम करती थी जिसमें बड़े बच्चे फैमिलीज मुझे फॉलो करते थे। तो फिर बाद में जैसे हम टिकटॉक पे आए, वही हरकतें शुरू कर दी जैसे दूसरी लड़कियां कर रहे थे, तो फिर सब लोग मुझसे नाराज होते थे कि यार ये तो टीवी पे ऐसा जबरदस्त इसका एक था, ये अब यहाँ टिकटॉक पे क्या कर रही है, ये इसको क्या हो गया? आपको ट्रोल करना शुरू किया? तो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि आप जब ऐसी हरकतें करेंगे तो वो लोग, मैं भी करूंगी किसी ऐसे इंसान को जो बहुत अच्छा हो, मैं उसकी फॉलोवर हूँ, फिर यकदम मैं देखूँ उसने अपने आप को चेंज कर दिया, एकदम वो दूसरे गेटअप में आ रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, जिसने कभी मैंने शलवार कमीज ही पहनी थी बहुत सालों तक, क्योंकि जाहिर में जिस फैमिली से हूँ आपको मैंने बताया। तो फिर वो लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि ये वो रूबी अली नहीं है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, गलती तो इंसान से 1-2 साल में हो गई, ये 2 साल पहले की बात है, तो फिर उस चीज को मैं चेंज कैसे करूँ? पर मैंने जब दिल से माफी मांगी है, खुदा से, इंसानों से भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हर दिल में खुदा रहता है। आप माफी मांगने से कोई छोटे नहीं हो जाते, अगर माफी मांगने से बल्कि आप बुलंद होते हैं, आप गिरते नहीं, आप और उठ जाते हैं अल्लाह की उधर नजर में भी और इंसानों की नजर में। तो फिर मैं जैसे वापस आई हूँ, अभी मैं जब अपने रात को, मेरी एक रूटीन है, मैं सोने से पहले अपने कमेंट्स पढ़ती हूँ। कमेंट्स पढ़ के मैं जब सोती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतने कोई पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं। अल्लाह ताला ने उस रूबी को जो 2 साल थी वो कहाँ गुम कर दिया मुझे नहीं पता। जब आप अच्छा करते हैं तो इस तरीके से अल्लाह आपके सब ऐब छुपा लेता है। नाज़रीन देख लें, आप जो कमेंट्स करते हैं इनकी प्रोफाइल सब पढ़ती हैं, तो काइंडली अच्छे कमेंट्स किया करें, कुछ ऐसे कमेंट्स ना किया करें, वो ऐसा ना समझा करें वो इग्नोर करती हैं, वो पढ़ती हैं। नहीं, मैं पढ़ती हूँ, मेरे 10,000 कमेंट्स हैं, 20,000 कमेंट्स भी आते हैं, 25,000 आप चेक कीजिएगा। तो वो मैं बैठ के पढ़ती हूँ और मैं हमेशा सबसे भी कहती हूँ कि आप कमेंट्स करने से पहले ये जरूर सोचा करें कि ये आपकी तरबियत दिखाएंगे, क्योंकि आप जैसा लिखेंगे ना उससे आपके खानदान की, आपकी तरबियत का होगा कि भाई इस बंदे की ऐसी तरबियत है, ऐसे खानदान से ताल्लुक रखता है। जो इंसान के अंदर होता है उसको वो नजर आ रहा होता है। अगर आपको कोई खराब वीडियो लगती है तो आप उसको स्किप कर दिया करें, आप उसको ना देखा करें, क्योंकि अच्छे इंसानों की यही है कि आप अच्छी चीज को अप्रिशिएट करें और जो खराब है उसको आप इग्नोर करें। जैसे तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी, उससे इंसान और बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। अच्छा इसने ऐसा किया है, अभी ऐसा मैं करूंगी, तो ऐसा मैंने कुछ टाइम में किया, लेकिन वो बहुत गलत चीज होती है। आपको ऐसा नहीं, क्योंकि आप अपने दिल से और दिमाग से हटकर जब जाते हैं ना दूसरी दुनिया की तरफ, तो फिर आप मुंह के बल गिरते हैं। आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से तौबा की, अल्लाह से रजू किया, बिल्कुल अल्लाह से रजू, तो फिर वो तो यही बात होगी, जब कर्म होता है तो हालात बदल जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आपके हालात बदले, आपकी तौबा कबूल कैसे होती है, हमें
यही चीज है कि अल्लाह हमसे खुश हो जाते हैं, अल्लाह इज्जत देना शुरू कर देते हैं। कौन सा आंसू आपका गिरा हुआ उसको पसंद आ जाता है। और कभी कभी हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, हमें रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता, कभी कभी हम जब अल्लाह राजी होते हैं, अल्लाह की तरफ से खैर आती है, भी कोई छोटी सी बात करते हैं, अल्लाह बरकत डाल देता है उसमें, तो उससे मालूम होता है कि अल्लाह हमसे राजी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमसे राजी, अल्लाह ने हमारी तौबा कबूल की। मैं हरम पाक में थी, मेरा जब तक मैं वहां थी मेरे आंखों से पानी बंद नहीं हुआ था। मुझे याद है मैं शायद 2 सालों में इतना नहीं रोई हूँ। उसके बाद मैं जब से वहां से आई हूँ मैं इतनी मोह हो गई हूँ कि मेरे सामने कुछ थोड़ा सा भी ऐसा हो रहा होता है तो मुझे बहुत तकलीफ होने लग जाती है, रोना आ जाता है। मैं इंसानों के, लोगों के बहुत करीब हो गई हूँ, बहुत इंतहा की सच्चाई। अल्लाह अपना होना बताता है कि मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं बस रहा हूँ। सिर्फ देखने की जरूरत है, तवज्जो करने की जरूरत है। अल्लाह बताता है कि मैं हूँ। और इंसानों में भी मुझे अभी खुदा नजर आता है। इंसानों से भी, जिन लोगों से, जिन चीजों से मुझे थोड़ी बहुत नफरत होती थी, अभी मुझे उन चीजों से भी नहीं रही। ये कैसे चेंज हुआ है, ये कैसे चेंज आ गया है, ये मुझे नहीं पता। इस बात का मुझे खुद अंदाजा नहीं, लेकिन मैं इसमें बहुत खुश हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह मुझे हमेशा ऐसे रखना, मुझमें थोड़ी सी भी अना ना आए, मुझमें कुछ भी ऐसी चीज में, मैं कुछ में नेगेटिव चीज आती है मैं उसको डिलीट करती हूँ सबसे पहले कि नहीं ये गलत है, क्योंकि नेगेटिविटी से बचना चाहिए। इंसान के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है ना कि वो कहीं का नहीं रहता, अनाप्रस्ती आ जाती है। मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए, मुझे लोग लाइक कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, कोई औकात नहीं है फिर भी हमारी, कोई हैसियत नहीं है। ये फॉलोअर्स आ गए, ये सब अल्लाह की देन है या उन लोगों की मोहब्बत है जो हमसे कर रहे हैं, वरना हमारी तो ऐसी कोई, हमें तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, मुझे में तो ऐसी कोई खास बात नहीं। जब लोगों से मिलती हूँ, मैं उनसे तरीके से मिलती हूँ, सब लोग कहते हैं ऐसा ऐसा है, तो इनका वो अगर टिकटॉक पे कोई ऐसे आपसे बात करते हैं ना, उन बेचारों को समझ नहीं होती, उस चीज़ का दिल में नहीं किया करें, क्योंकि ये जो भी है, आज रूबी अली है या इसके फॉलोवर्स हैं 4-5 मिलियन, तो ये अल्लाह का करम है और इन लोगों की वजह से ना, वरना कौन, अगर मुझे ये ना देखें, स्किप कर दें मेरी वीडियो, तो मेरी क्या हैसियत है? कोई नहीं है ना। तो फिर उन्हीं लोगों से हम मगरूरी से, एटीट्यूड से बात करें जो आपको लाइक कर रहे हैं, फिर कितनी गलत बात है। जो आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, हम उनसे मगरूरी कर रहे हैं कि मैं हूँ, तो मैं मेरे खुदा को बिल्कुल नहीं पसंद, मैं उस जात को नहीं पसंद, वो मिट्टी में मिला देता है हमारी मन को। मैंने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो पीटीवी में शुरू में काम करते थे, सिर्फ अनाप्रस्ती या लोगों से ठीक से बात नहीं करना, उन लोगों को मैंने मिट्टी में मिलते हुए देखा, वो कहीं के नहीं रहे, आज उनका नाम भी नहीं होगा। बेशक। तो बहनों भाइयों, आज मैंने जितनी गुफ्तगू की उससे हमें जाहिर अभी तक यही होता है कि हमें अपने वालिदैन के साथ, अपने रिश्तों के साथ मुखलिस रह के चलना चाहिए। साथ साथ हमें कोई ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे अल्लाह और रसूल नाराज हो जाए। हमें जिंदगी में ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम अल्लाह रसूल को राजी रख सके, अपने वालिदैन को राजी रख सके। आपने ये पूरी बात सुनी, आपने देखा कि कामयाबी अल्लाह की तरफ से, मेहनत हर कोई करता है लेकिन कामयाबी अल्लाह की तरफ से मिलती है। तो बहना, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि, और आपके लिए नेक तमन्ना रखते हैं कि अल्लाह पाक आपको और कामयाबियां दे, अल्लाह आपके जो दिल की मुराद है उनको पूरी करे। इसी दुआ के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका होस्ट उमैर अली, सलाम।